नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माई चाइल्ड टीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखेंगे आज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं दैट इज़ EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और उसी के मतलब जो है ये जो संस्था है ये इसी एक्ट पर बेस्ड है। तो जानते हैं आखिर क्या ये एक्ट क्यों आया था, क्या काम था इस एक्ट का। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, एक फ़ंड है उसको मैनेज करती है। ये फ़ंड कैसे बनता है, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनीज़ के अंदर, वो और जो एम्प्लॉयर्स हैं दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मंथली सैलरी में से कुछ अमाउंट और इस फंड में डालते हैं। इस फंड में जो अमाउंट डालते हैं, तो एक टाइम के बाद, मतलब कि जो है जब वो 50 ईयर्स के हो जाते हैं, 50 के ऊपर हो जाते हैं, तो जो है वो इस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं और देयर एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक्ट है वो कब आया था? 1952 में आया था। ध्यान देने वाली बात ये है, और पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। जब आया था उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर भी आज ये एप्लीकेबल है एक्ट। ठीक है दोस्तों। तो सभी फैक्ट्रीज़ एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो जो है वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ध्यान रखने वाली बात ये है आपको। ये जो EPFO संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। और ये जो EPF जो है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आई थी। ठीक। तो जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो है एम्प्लॉयज़ को, मैंने बताया, कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 12% ऑफ एम्प्लॉयज़ मंथली सैलरी। मतलब कि 12% तो जो है एम्प्लॉय भी देगा और 12% ही एम्प्लॉयर भी देगा इस फंड में। मतलब कुल मिला के 24% जो सैलरी का वो कंट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉय के फंड में। ठीक है। जिसको कि वो बाद में यूज़ कर सकता है। ये जो है एक्ट, जो ये पेंशन स्कीम है, ये उनके लिए एप्लीकेबल थी जिनकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ थी। लेकिन इसको चेंज किया गया, अब वो 21,000 कर दिया गया है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या कहता है कि जो है इसमें जो 12% देगा एम्प्लॉयर देगा, उसमें से जो है ना 8.33% जो है वो उसका जो EPS है उसमें ट्रांसफ़र होगा, और बाकी जो है जो और ESI स्कीम वगैरह आती है ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय के मंथली सैलरी में। 1.16% सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो कुल मिला के अच्छा अमाउंट जो है एम्प्लॉय के फंड में जमा हो जाता है। ठीक। तो जब उसकी रिटायरमेंट एज होती है 58 ईयर्स के बाद, वो इस फंड से पैसा निकाल सकता है। उससे पहले भी अगर सपोज़ उसके घर में शादी वगैरह है, या फिर जो है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोविज़न हैं, उन प्रोविज़न्स के लिए भी वो पैसा इस फंड से निकाल सकता है एक मिनिमम टाइम के बाद। ठीक है दोस्तों। एक अभी डिसीज़न आया केरला हाई कोर्ट का, जो कि इस एक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था कि मतलब अपील फाइल की गई थी कि जो है जो 15,000 से ऊपर के, 15,000 रुपये जिनको सैलरी मिल रही है, उससे ऊपर जो सैलरी पा रहे हैं और जो रिटायर हो गए हैं, उनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा EPFO का जो है। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीज़न को माना है कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर जो है किसी ने इस फंड में पैसा डालना शुरू कर दिया है, सपोज़ उसने स्टार्ट किया, उस टाइम उसकी सैलरी जो है 15,000 से कम थी, लेकिन धीरे धीरे सैलरी बढ़ गई उसकी। और ठीक है, तो जब सब्सक्राइब किया था इस फंड में, उस टाइम पे सैलरी कम थी ना, तो उसको जब वो रिटायरमेंट होगा, चाहे सैलरी उसकी 15,000 हो या उससे ज़्यादा हो, उसको जो है बेनिफिट मिलेगा। ही कैन मतलब जो विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम दिस फंड ऑल्सो, और जो भी पेंशन मिलती है। ठीक है। ये पेंशन स्कीम भी इसमें लिंक है ना, तो जो पेंशन मिलती है वो भी उसको पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर से परमिशन नहीं ली होगी, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ ने, उनको ये जो जजमेंट आया उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर जाती है, तो जो है उसको परमिशन लेनी पड़ती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से कि हाँ भाई, हमें कंटिन्यू करना है अपना फंड, इसमें हम पैसा डालते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन वी वांट टू कंटिन्यू दिस फंड। तो जो है कमिश्नर जो है वो परमिशन देता है, और ही और शी कैन कंटिन्यू हिज फंड टिल 58 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन बात थी जो है इसमें बताने के लिए। बाकी तो आपने इसको डिटेल्स में पढ़ा होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं हम बहुत टाइम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं हो सकता है कि छूट गए हों, या फिर आपका रिवीजन के लिए ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।